Now next numerical देखिए, next numerical is in front of you. Again there are two cantilever beams. In this question there are two cantilever beams which are connected by a spring. So there are two cantilever beams which are connected by a spring as shown in the figure. You have to calculate the force developed in spring as percentage of applied force P. तो क्या किया है, there are two cantilever beam, one is lower one ABC, second is upper one ED, और इन दोनों cantilever beam को किससे कनेक्ट किया हुआ है, बाय स्प्रिंग. इस स्प्रिंग का स्टिफनेस कितने 3EI by 2L3, ठीक है. एंड लोअर वाला जो कैंटिलीवर बीम है उस पर एक लोड लगाया है P और पूछ रहा है कि स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप होगा इन परसेंटेज ऑफ P. सो आपसे पूछा है कि स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप होगा. सो देखिए क्या हो रहा है, जब ये लोअर वाले कैंटिलीवर बीम पे लोड लगाया P तो लोअर वाला बीम क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होना चाहेगा. बट इस लोअर वाले बीम के डिफ्लेक्शन को पार्शियली रजिस्ट करेगा कौन, स्प्रिंग. लोअर वाले बीम के डिफ्लेक्शन को पार्शियली रजिस्ट करेगा स्प्रिंग, और स्प्रिंग इस लोअर वाले कैंटिलीवर बीम पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा. ठीक है, स्प्रिंग क्या करेगा, इस लोअर कैंटिलीवर बीम पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ये लोअर वाला कैंटिलीवर बीम किस पे लगाएगा, स्प्रिंग पे लगाएगा इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, स्प्रिंग पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कौन लगाएगा, लोअर वाला कैंटिलीवर बीम. स्प्रिंग पे जो फोर्स लोअर वाला कैंटिलीवर बीम लगाएगा, स्प्रिंग उतना ही फोर्स कहां पे लगाएगा, अपर वाले कैंटिलीवर बीम पे इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो स्प्रिंग अपर वाले कैंटिलीवर बीम पे इक्वल फोर्स लगाएगा इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अगर मैं ये तीनों मेंबर्स को, फर्स्ट इज लोअर कैंटिलीवर बीम ABC, सेकंड इज अपर कैंटिलीवर बीम ED एंड थर्ड इज द स्प्रिंग CD, इन तीनों का अगर मैं सेपरेट करूं तो देखिए किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है. सो दिस इज लोअर कैंटिलीवर बीम, इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स P, दिस इज L/2. ठीक है, नाउ क्या हो रहा है, इस लोअर कैंटिलीवर बीम के डिफ्लेक्शन को कौन रजिस्ट कर रहा है, स्प्रिंग. कैसे रजिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगेगा लाइक दिस इज आई एम राइटिंग RS, रिएक्शन बाय स्प्रिंग. ठीक है, नाउ अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं तो स्प्रिंग पे क्या हो रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है. कितना, जितना स्प्रिंग ने मेंबर पे अपवर्ड फोर्स लगाया उतना मेंबर ने स्प्रिंग पे डाउनवर्ड फोर्स लगाया. ठीक है, नाउ अपर कैंटिलीवर बीम का कंडीशन देखिए क्या है. अपर कैंटिलीवर बीम पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. कितना, जितना स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है उतना ही. और ये जो कैंटिलीवर बीम है वो क्या कर रहा है, स्प्रिंग पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. कितना, जितना स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा है. सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज D एंड दिस इज E. समझ में आया आपको क्या हो रहा है. ये मेंबर जो है AC मेंबर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना चाह रहा है, बट स्प्रिंग इसके डिफ्लेक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है. तो स्प्रिंग इस पे एक अपवर्ड फोर्स में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. इसके डिफ्लेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए पार्शियली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ये मेंबर क्या कर रहा है, स्प्रिंग पे लगा रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ स्प्रिंग में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग सेम अमाउंट ऑफ फोर्स किस पे लगा रहा है, ED मेंबर पे लगा रहा है इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड जब ये स्प्रिंग ED पे डाउनवर्ड ED मेंबर में डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है तो ED मेंबर स्प्रिंग पे क्या कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन. तो आप देखिए स्प्रिंग में क्या आ रहा है, स्प्रिंग में टेंशन आ रहा है. ठीक है, स्प्रिंग में क्या आ रहा है, स्प्रिंग में टेंशन आ रहा है. नाउ इसके लिए आप कॉम्पेटेबिलिटी लिखिए. इसके लिए आप बताइए कॉम्पेटेबिलिटी क्या होगी. नाउ आप मुझे एक बात बताइए, जितना डिफ्लेक्शन AC पोर्शन में होगा क्या उतना ही डिफ्लेक्शन ED पोर्शन में होगा, यू विल से नो. देखिए क्या होगा, इसमें AC पोर्शन में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और ED पोर्शन में डिफ्लेक्शन कम होगा. देखिए इस तरीके से AC पोर्शन का डिफ्लेक्शन होगा, दिस इज डेल्टा C, एंड इससे कम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, ED पोर्शन में लाइक दिस इज डेल्टा D. और क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्शन आएगा इन दी स्प्रिंग. सो C पॉइंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, D पॉइंट पे कम डिफ्लेक्शन आएगा, और कुछ डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, इन दी स्प्रिंग. So deflection at point C is equals to deflection at point D plus deflection in spring. समझ में आया. जितना डिफ्लेक्शन C पॉइंट पर होगा उतना ही डिफ्लेक्शन D पॉइंट पर नहीं होगा. क्यों, क्योंकि these two are connected by a spring और स्प्रिंग में भी कुछ डिफ्लेक्शन होगा. तो जितना डिफ्लेक्शन C पॉइंट पर होगा दैट इज इक्वल्स टू जो डिफ्लेक्शन स्प्रिंग में होगा प्लस बचा हुआ डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, D पॉइंट पर होगा. तो डिफ्लेक्शन एट C इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन एट D प्लस डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग. दिस इज आवर कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन. ये क्या है, ये कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन है हमारी. तो कैलकुलेट करिए डेल्टा एट C.
इस फिगर के लिए आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करिए एट द फ्री एंड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वील अप्लाई व्हाट? वील अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए इसमें। पहले इस पी लोड के लिए आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करिए, फिर इस आर एस लोड के लिए डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करिए और दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लीजिए। सो पी लोड के लिए मैं डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेंथ कितना है? इट इज L/2 L/2। तो दिस इज L/2, दिस इज ऑल्सो L/2। तो पी लोड के लिए आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे PL3। सो P इंटू L/2 का क्यूब अपॉन 3EI। ये तो हो गया कहाँ पे? B पे डिफ्लेक्शन। हमको निकालना है C पे। तो P लोड की वजह से BC पोर्शन में कोई बेंडिंग नहीं होगा। BC पोर्शन विल बी स्ट्रेट लाइक दिस। सो प्लस करना पड़ेगा, प्लस थीटा बी। थीटा बी कितना होगा? PL² अपॉन 2EI इंटू BC पोर्शन का लेंथ कितना है? दिस इज L/2 इंटू L/2। ये हो गया क्या? ये हो गया P लोड की वजह से डिफ्लेक्शन। P लोड की वजह से कहाँ पे डिफ्लेक्शन? एट पॉइंट C। अब क्या करना है हमें? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के RS की वजह से डिफ्लेक्शन निकालना है। अब P लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा था? डाउनवर्ड, उसको हमने लिखा है पॉजिटिव। RS की वजह से डिफ्लेक्शन कैसा आएगा? अपवर्ड, उसको लिखेंगे हम नेगेटिव। तो आई विल राइट माइनस RS इंटू L का क्यूब अपॉन 3EI। ये क्या हो गया? नेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। अब देखिए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D क्या होगा? इट इज RS इंटू L³ बाई 3EI। तो दिस इज इक्वल टू RS इंटू L³ बाई 3EI। ये हो गया डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D। ठीक है, आया ना समझ में? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D कैसे निकाला? सिंपल है, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। तो यहाँ पे कैसा आएगा? डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखा है। अब ये देखिए स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कैसा होगा? इट विल ऑल्सो बी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा डिफ्लेक्शन। तो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको भी पॉजिटिव रखेंगे। कितना हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू RS इंटू RS बाई K। RS बाई K की वैल्यू क्या? 3EI बाई 2L³। तो RS अपॉन 3EI इंटू 2L³। बस यहाँ से इस इक्वेशन में देयर इज ओनली वन अननोन, आप वो कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो यहाँ से आप RS की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सो सबसे पहले तो EI को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा P इंटू L³ अपॉन 8 3 24। L³ भी कैंसिल हो जाएगा शायद। हाँ, L³ भी कैंसिल कर दीजिए। तो L³ L² L³ ये भी L³ ये भी L³ और यहाँ से L³। तो L³ भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा P 2 का क्यूब 8 अपॉन 3 24 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 4 इंटू 4 16 प्लस P बाय 16। दिस इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू के उधर भेज दीजिए। दैट इज RS बाई 3 प्लस RS बाई 3 प्लस 2RS बाई 3। तो ये हो जाएगा 4RS बाई 3। दिस इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/16। कितना हो जाता है? इट इज 5/48। सो इट इज 5P बाई 48। तो RS कितना हो जाएगा? इट इज 16। तो 5P बाई 16 4 सा 64। सो ये आ जाएगा RS इज इक्वल टू 7.81% ऑफ P। तो RS कितना आ गया? 7.81% ऑफ। तो फोर्स इन स्प्रिंग कितना आ रहा है? 7.81%। जितना P फोर्स लगाया उसका 7.81%। तो आपको क्या करना है? सभी न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन डेवलप करना है। अगर आपने प्रॉपरली करेक्टली कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन डेवलप कर लिया है तो आप इजीली क्वेश्चन को बना ले जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्या बोल रहा है? फॉर द कैंटिलीवर बीम ABC is shown in figure, the segment BC has infinite flexural rigidity। तो BC पे क्या है? BC portion has infinite flexural rigidity, मतलब BC का EI, the value of EI for the portion BC is infinite। and अगर किसी मेंबर का EI infinite है, that means that member is a rigid member। उस मेंबर में बेंडिंग, उस मेंबर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। Determine slope at B and deflection at B and C। ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप एट पॉइंट B एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B एंड C। नाउ ये देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर का आप डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे तो पोर्शन BC का बेंडिंग नहीं होगा। पोर्शन BC विल नॉट बेंड। ठीक है, पोर्शन BC में बेंडिंग नहीं होगा बिकॉज उसका EI इंफिनिटी है। तो जो बेंडिंग होगा वो कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ AB पोर्शन में बेंडिंग होगा एंड BC पोर्शन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखेंगे तो डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस। जो भी बेंडिंग हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ इन द पोर्शन AB। BC पोर्शन
पोर्शन में कोई बेंडिंग नहीं हो रहा है, उसको मैं अलग कलर से आपको बता देते हैं। BC पोर्शन में देयर इज नो बेंडिंग, ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो BC पोर्शन में कोई बेंडिंग नहीं होगा, जो भी बेंडिंग होगा वो कहाँ पे होगा, इन द पोर्शन AB। क्यों नहीं होगा BC पोर्शन में बेंडिंग, बिकॉज BC का जो EI है दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज इनफाइनाइट। सो कैलकुलेट करिए इसके लिए थीटा, क्या क्या पूछा है आपसे, स्लोप एट B दैट इज थीटा एट B इज क्वेश्चन मार्क एंड डेल्टा एट B इज क्वेश्चन मार्क एंड डेल्टा एट C इज क्वेश्चन मार्क। सो कैलकुलेट करिए। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट थीटा एट B। तो क्या कर सकते हैं हम, इस लोड को ट्रांसफर कर दीजिए, इस लोड को ट्रांसफर कर दीजिए एट पॉइंट B। तो जब लोड को आप पॉइंट B पे ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, एक लोड आएगा और उसके साथ में एक मोमेंट आएगा। तो लोड विल बी W एंड मोमेंट विल बी W इंटू L, ठीक है। तो B पॉइंट पे एक पॉइंट लोड आ गया दैट इज W और एक मोमेंट आ गया दैट इज W इंटू L। सो B पॉइंट पे आप निकालिए थीटा। सो थीटा एट B, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। पहले W की वजह से निकालिए, फिर W इंटू L की वजह से निकालिए। सो W की वजह से थीटा एट पॉइंट B इट इज इक्वल टू PL स्क्वायर बाय 2EI। सो P इज W ईयर इंटू L स्क्वायर बाय 2EI। ये कैसा देगा आपको, स्लोप क्लॉकवाइज, एंड W इंटू L दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से भी स्लोप कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। सो प्लस कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे कितना आता है स्लोप, इट इज ML बाय EI। सो इट इज W इंटू L इंटू L अपॉन EI। तो कितना हो गया, WL स्क्वायर बाय 2EI प्लस WL स्क्वायर बाय EI, 3WL स्क्वायर बाय 2EI, 3WL स्क्वायर बाय 2EI। ये आ गया क्या, थीटा एट पॉइंट B। अब डेल्टा निकाल लीजिए, डेल्टा एट पॉइंट B दिस इज ऑल्सो इजी। डेल्टा एट पॉइंट B अगेन आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि दो लोड्स लग रहे हैं, मल्टीपल लोडिंग है। सो आपको लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाइए। सबसे पहले W की वजह से WL क्यूब बाय 3EI प्लस मोमेंट की वजह से इट इज ML स्क्वायर अपॉन 2EI। सो WL इंटू L स्क्वायर अपॉन 2EI। सो 1/3 प्लस 1/2 इज 5/6। सो 5WL क्यूब बाय 6EI, ठीक है, इजी है ये तो। नाउ डेल्टा एट पॉइंट C, डेल्टा एट पॉइंट C क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा एट B प्लस थीटा एट B इंटू L। कैसे, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस पोर्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज डेल्टा एट B एंड दिस इज थीटा एट B इंटू L, ठीक है, आया समझ में। तो डेल्टा एट C कितना हो गया, डेल्टा एट C ये दोनों वैल्यूज का सम हो जाएगा, दिस इज डेल्टा एट C। तो इट इज इक्वल्स टू डेल्टा B प्लस थीटा B इंटू L/2, नॉट L/2, इट इज L लेंथ है ना, इट इज L। सो वैल्यू रखिए, डेल्टा C इज इक्वल्स टू डेल्टा B इज 5WL क्यूब बाय 6EI प्लस 3WL स्क्वायर बाय 2EI इंटू L। कितना आ जाता है, इट इज 7WL क्यूब बाय 3EI, ठीक है। तो दिस वाज अ इजी न्यूमेरिकल, सिर्फ 2-3 स्टेप का न्यूमेरिकल था। सारी कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, सिर्फ एक चीज आपको और इसमें सीखने को मिली है, दैट इज जहाँ पे फ्लैक्चुरल रिजिडिटी इज इनफाइनाइट, दैट मींस EI का वैल्यू इनफाइनाइट, तो वो पोर्शन बेंड नहीं होगा, ठीक है, दैट पोर्शन विल नॉट बेंड। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल एंड ये एक बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी हुआ है, ठीक है। दिस इज वेरी, इसके पहले भी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन अ वे और अदर पूछ रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेटिवली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। नाउ दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, आप ट्राई कीजिए इस न्यूमेरिकल को। क्या बोल रहा है, द बीम PQR इज सपोर्टेड बाय 3 pontoons एज शोन इन फिगर। नाउ pontoons क्या होते हैं, pontoons दीज आर नथिंग बट हॉलो ड्रम्स, आप इनको एज अ हॉलो ड्रम्स भी ले सकते हैं। आप कभी बीच पे गए होंगे या कोई पॉन्ड में जहाँ पे बोटिंग होता है वहां पे गए होंगे, तो आपको बोट तक जाने के लिए क्या करते हैं, वाटर के ऊपर एक खाली ड्रम्स का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर ऑफ हॉलो ड्रम्स उसको क्या बोलते हैं, pontoon बोलते हैं। वो pontoon क्या करते हैं, वो pontoon फ्लोट करते ऑन दी रिवर, ऑन दी वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट करते, और वो फ्लोट करके जो वेट है, जो आप अगर उस pontoon के ऊपर जा रहे हैं, उस हॉलो ड्रम के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो आपके वेट को वो रजिस्ट करेंगे किससे, बायंसी से, ठीक है। तो वो pontoons क्या करते हैं, वो pontoons वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं एंड आप उस पे मूव करके जाते हैं, आपको जहाँ पे भी बोट पे बैठना है या बीच में ऐसा कुछ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, तो वहां तक जाने के लिए वो उन pontoons का
यूज करते हैं। तो पॉन्टून्स क्या होते हैं? पॉन्टून्स आर नथिंग बट दीज आर हॉलो ड्रम्स, ठीक है। कैसे रजिस्ट करते हैं लोड को? थ्रू बायंसी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बायंसी का भी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है? द बीम PQR इज सपोर्टेड बाय 3 pontoons as shown in figure. The cross sectional area of each pontoon is 12 मीटर स्क्वायर। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका दे रहा है? बॉटम ऑफ द पॉन्टून का। ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 12 मीटर स्क्वायर। द फ्लेक्चरल रिजिडिटी ऑफ द बीम इज 15,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इस बीम का फ्लेक्चरल रिजिडिटी आपको दिया। यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको क्या पूछ रहा है? व्हेन द मिडिल पॉन्टून इज रिमूव, जब मिडिल पॉन्टून को रिमूव किया तो डिफ्लेक्शन कितना होगा एट पॉइंट क्यू पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा? अब ये जो है, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ बीम। 64 किलो न्यूटन का अभी लोड नहीं लग रहा है। जब 64 किलो न्यूटन का लोड नहीं लग रहा है तो इनिशियल स्टेट इज दिस। अब क्या किया? ये मिडिल पॉन्टून को हटा दिया और ग्रेजुअली 64 किलो न्यूटन का लोड लगाया। तो जब मिडिल पॉन्टून को हटाया एंड ग्रेजुअली 64 किलो न्यूटन का लोड लगाया, तो आपको बताना है कि क्यू पॉइंट पे, दैट इज सेंटर पे, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। सो पहला पूछ रहा है आपको, जब क्यू पॉन्टून को रिमूव किया तो क्यू पे मतलब सेंटर पे कितना डिफ्लेक्शन आया। सेकंड क्या पूछ रहा है? जब क्यू को वापस से प्लेस किया, क्यू को वापस से यहाँ पे प्लेस किया तो क्यू कितना लोड बियर करेगा? इस 64 किलो न्यूटन का कितना लोड क्यू बियर करेगा? समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले आप देखिए यहाँ पे देयर आर 2 इंटरनल हिंज। यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है। तो ये दोनों इंटरनल हिंज क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? ये इंटरनल हिंज का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? देखिए, अगर यहाँ पे एक इंटरनल हिंज लगा दिया, सपोज दिस इज पॉइंट A, this is point B, this is point C and D। तो अगर आप पॉइंट B के अबाउट मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखे ऑफ द लेफ्ट पोर्शन का मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखे पॉइंट B के अबाउट, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RA इज 0। वॉट एवर बी द लोडिंग, RA क्या आएगा? 0। और सिमिलरली अगर आप पॉइंट C के अबाउट मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखोगे ऑफ द राइट पार्ट, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से रिएक्शन एट पॉइंट D इज 0, ठीक है। इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी पता है, दैट इंटरनल हिंज पे मोमेंट 0 होता है। इंटरनल हिंज पे मोमेंट 0 है, दैट मींस हम इंटरनल हिंज के राइट में मोमेंट इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं सिर्फ, या फिर इंटरनल हिंज के लेफ्ट में मोमेंट इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। तो इंटरनल हिंज पे क्या होता है? मोमेंट 0 होता है। वहां से हमें क्या मिल गया? वॉट एवर बी द लोडिंग, जो भी लोड लगा लो आप, यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगा? 0 आएगा, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे ए बी पोर्शन में या सी डी पोर्शन में कोई लोड ना लगे। इन द पोर्शन B to C अगर कोई लोड लगेगा तो A और D पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। दैट मीन्स वॉट एवर बी द लोड, ये जो भी लोड यहाँ पे लग रहा है, दैट इज हमारे केस में लग रहा है अभी 64 किलो न्यूटन का, ये लोड कौन रजिस्ट करेंगे? PQR पॉन्टून ही रजिस्ट करेंगे। क्लियर है? सो आप देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है इस स्ट्रक्चर में। देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि क्यू पॉन्टून को हम हटा देते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यू पॉन्टून को मैंने हटा दिया। नाउ जब आपने क्यू पॉन्टून को हटाया और स्ट्रक्चर पे ये 64 किलो न्यूटन का लोड लगाना अप्लाई किया, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये जो पॉन्टून है, ये पॉन्टून नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको ये 64 किलो न्यूटन का लोड रजिस्ट करना है। और ये कैसे रजिस्ट करेंगे? बायंसी से। बायंट फोर्स क्या होता है? बायंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो यहाँ पे जब आपने 64 किलो न्यूटन का लोड लगाया, दिस इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो पॉइंट P कितना लोड रजिस्ट करेगा? 32। पॉइंट R कितना लोड रजिस्ट करेगा? 32। अब इसको 32 किलो न्यूटन का लोड रजिस्ट करना है, तो इसको 32 किलो न्यूटन के वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो कैसे डिस्प्लेस होगा? ये नीचे की तरफ जाएगा। सिमिलरली R पॉन्टून भी नीचे की तरफ जाएगा। कितना नीचे जाएंगे ये दोनों? 32 किलो न्यूटन वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, इतना ये नीचे जाएंगे, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये इस तरीके से क्या होगा? नीचे जाएगा, लाइक दिस। समझ में आया? इस तरीके से नीचे जाएगा। थोड़ा सा एग्जैगरेटेड बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक तो ये हो गया डिफ्लेक्शन पॉइंट टू क्यू का। अब जब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर ये जो स्ट्रक्चर है PQR, दिस विल बिहेव एज व्हाट? दिस विल बिहेव एज सिंपली सपोर्टेड। तो आपने देखा होगा, जब अगर आप कभी गए होंगे बोटिंग करने के लिए या वाटर स्पोर्ट्स के लिए, तो जब आप उस पॉन्टून पे जाते, जब हॉलो ड्रम्स पे जाते, तो जैसे ही आप हॉलो ड्रम पे अपना पैर रखते हैं, तो क्या होता है? वो ड्रम थोड़ा सा नीचे जाता है।
जाता है। तो वो क्या करता है, वो आपके बॉडी के वेट के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है। आपकी बॉडी का जितना वेट है उस वेट के बराबर वो ड्रम क्या कर रहा है, वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, तभी तो उसको बायन फोर्स मिल रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो 64 किलो न्यूटन का लोड है ये 32 रिएक्शन देगा, 32 बियर करेगा लोड। तो 32 किलो न्यूटन लोड इसको बियर करना है पॉन्टून को, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा और वाटर को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ से कितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, जितने वाटर का वेट होगा 32 किलो न्यूटन उतने वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट आ गया क्यू पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो स्ट्रक्चर है सपोज करिए ये डिस्प्लेस हो गया है, डिस्प्लेस होने के बाद ये कंडीशन है। अब क्या होगा, पी क्यू आर दिस इज रिप्रेजेंटिंग लाइक अ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या होगा, क्यू पे एक डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू बेंडिंग। अब ये बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा। तो पहला डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहा है, ये सपोर्ट के सिंक होने की वजह से, पॉन्टून के सिंक होने की वजह से। एंड दूसरा डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू बेंडिंग, ठीक है। तो दो डिफ्लेक्शन आएंगे। द फर्स्ट डिफ्लेक्शन विल बी, सो फर्स्ट डिफ्लेक्शन ड्यू टू sinking or you can say buoyant force, and second will be deflection due to bending. तो डेल्टा Q1 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 32 किलो न्यूटन है ना, तो 32 किलो न्यूटन दिस इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो फ्लूइड डिस्प्लेस विल बी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, इट इज कितना दिया है, एरिया कितना दिया है 12 मीटर स्क्वायर। सो इट इज 12 मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा Q1 इंटू डेंसिटी इज 10, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 32। तो यहाँ से डेल्टा Q1 कितना आ जाता है, डेल्टा Q1 दिस इज इक्वल टू 32 बाई 120 मीटर विच इज इक्वल टू 0.267 मीटर्स, ठीक है। कितना आ गया, 0.267 मीटर्स। नाउ सेकेंड क्या होगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू बेंडिंग। तो डेल्टा Q2 दिस इज इक्वल टू, डेल्टा Q2 इज इक्वल टू PL क्यूब बाय 48 EI। तो P कितना है 64 इंटू L इज कितना लेंथ है ये 6 + 6 12, तो 12 का क्यूब अपॉन 48 इंटू EI कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्या, दिस 15,000, सॉरी दिस इज नॉट 15,000, दिस इज 18,000, इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज 18,000, तो EI इज 18,000, ठीक है। ऑल द वैल्यूज इन किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन और मीटर की टर्म्स में सभी वैल्यूज। तो डेल्टा भी क्या आएगा मीटर में, सो डेल्टा Q2 की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से 0.128, तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा 0.267 प्लस 0.128, तो ये आ जाता है 0.395 मीटर्स, 0.395 मीटर्स आ गया क्या, डेल्टा Q। समझ में आया ये आपको, इतना आपको समझ में आया, डेल्टा Q इज हाउ मच, इट इज 0.295। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन द मिडिल पॉन्टून इज ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब क्या किया है हमने, मिडिल पॉन्टून को वापस से उसकी पोजीशन पे ला दिया है। सो ये मिडिल पॉन्टून को हमने वापस से उसकी पोजीशन पे ला दिया है। नाउ क्या पूछ रहा है, व्हेन द मिडिल पॉन्टून इज ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन रिएक्शन एट Q, देन Q पे कितना रिएक्शन आएगा। सो देखिए अब इसको हम वापस से एक और आपको लाइन डायग्राम बना के बताते हैं। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर P, Q एंड R, ठीक है। तो Q पे एक लोड लग रहा था क्या 64 किलो न्यूटन का। नाउ पहले क्या हो रहा था, 64 किलो न्यूटन को तीनों मिलकर रजिस्ट कर रहे थे, दोनों मिलकर रजिस्ट कर रहे थे Q एंड R। अब P Q R तीनों मिलकर रजिस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो पहले 0.2 कितना सिंकिंग आ रहा था 0.267 mm का सिंकिंग आ रहा था, अब क्या हो जाएगा 0.26 mm से कुछ कम सिंक होगा। तो सपोज ये जो सिंक हुआ है इन दिस केस मैं मान रहा हूँ कि x अमाउंट से सिंक हुआ, पर ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो x होगा ये 0.267 mm से कम सिंक होगा। क्यों सिंक हो रहा है ये पता है आपको, इतना समझ में आ गया कि ये जो अभी सिंकिंग हुई है x अमाउंट की, ये क्यों हुई है, बिकॉज इस 64 किलो न्यूटन के लोड को रजिस्ट करना है। कैसे रजिस्ट करना है, थ्रू बायंट फोर्स। बायंट फोर्स से आपको 64 किलो न्यूटन के लोड को रजिस्ट करना है, एंड बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो PQR पॉन्टून को नीचे जाना पड़ेगा और फ्लूइड को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी वहां से बायंट फोर्स आएगा और ये 64 किलो न्यूटन को रजिस्ट कर पाएंगे। सो आई एम अज्यूमिंग कि ड्यू टू सिमेट्री P एंड R जो रजिस्ट करेंगे दैट इज R1 रजिस्ट करेंगे, और Q जो रजिस्ट करेगा दैट आई एम अज्यूमिंग R2 रजिस्ट करेगा, ठीक है। P और R कितना रजिस्ट करेंगे, R1 और Q रजिस्ट करेगा R2। अब देखिए उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा यहाँ पे अब जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू डेल्टा, जो अभी हमारा 395
95 मीटर का डिफ्लेक्शन आया था उतना नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 64 माइनस R2, इसकी वजह से आएगा डिफ्लेक्शन। जो ये बीम अब डिफ्लेक्ट होगी ना ड्यू टू बेंडिंग, दिस विल बी ड्यू टू 64 माइनस R2, क्योंकि सेंटर पे अब कितना नेट लोड लग रहा है 64 माइनस R2, तो 64 माइनस R2 लोड की वजह से अब ये बीम डिफ्लेक्ट करेगा। एंड दिस आई एम राइटिंग एज डेल्टा Q डैश, ठीक है। सो आई एम राइटिंग कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन, पहले इक्विलिब्रियम लिखता हूँ, दैट इज 2R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 64 किलो न्यूटन। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आपके पास अभी कितने अननोन्स है, यहाँ पे आपके पास 4 अननोन्स है, R1, R2, X एंड डेल्टा Q डैश। आपके पास 4 अननोन्स है और आपको निकालना क्या है, आपको R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये 4 अननोन्स है तो आपको कितनी इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, आपको 4 इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में लिख रहा हूँ बाय एंड फोर्स का इक्वेशन। अब मैं बाय एंड फोर्स का इक्वेशन लिख रहा हूँ, दैट इज बाय एंड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। सो R1 की टर्म्स में लिखता हूँ, R1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स इंटू 10, ठीक है। R1 क्या है, R1 इज बाय एंड फोर्स ऑफ पॉन्टून 1। पॉन्टून 1 के लिए बाय एंड फोर्स है ना R1, ठीक है। तो पॉन्टून 1 ने कितना वाटर को डिस्प्लेस किया, पॉन्टून 1 ने वाटर को डिस्प्लेस किया 12 इंटू एक्स, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इंटू 10 इज डेंसिटी ऑफ वाटर, सो दिस इज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय पॉन्टून 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप बताइए जो सेकंड मिडिल वाला पॉन्टून था दैट इज Q, पॉन्टून Q, इसने कितना वाटर को डिस्प्लेस किया, क्या इसने x अमाउंट से वाटर को डिस्प्लेस किया, नहीं, इसने x प्लस डेल्टा Q1 अमाउंट से वाटर को डिस्प्लेस किया है। सो R2 विल बी इक्वल्स टू इज 12 इंटू एक्स प्लस डेल्टा Q1 इंटू 10। समझ में आ रहा है ना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस का कॉन्सेप्ट। बाय एंड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, जितना पॉन्टून अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब पॉन्टून का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है बॉटम का, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू जितना पॉन्टून अंदर गया दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पॉन्टून, जितना वो पानी के अंदर गया, और जितना वो पानी के अंदर गया उतना ही तो उसने पानी को डिस्प्लेस किया। सो एरिया ऑफ पॉन्टून इनटू जितना पॉन्टून अंदर गया, कितना अंदर गया था, जो P वाला पॉन्टून था वो अंदर गया था X अमाउंट, और जो Q वाला पॉन्टून था वो X प्लस डेल्टा Q डैश अमाउंट अंदर गया था, ठीक है। दिस इज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पॉन्टून Q विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू रिएक्शन R2। एंड लास्ट इक्वेशन हम लिखेंगे दैट इज डिफ्लेक्शन। सो 64 डेल्टा Q डैश, इसको Q1 लिख देंगे, Q डैश है ये, 64 माइनस R2 इंटू 12 का क्यूब अपॉन 48 इंटू 18,000। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ आपके पास 4 इक्वेशंस है, 4 अननोन्स है, यू कैन इजीली सॉल्व। देखिए कैसे, सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 4 में से डेल्टा Q डैश की वैल्यू निकालिए। सो डेल्टा Q डैश दिस इज इक्वल टू 64 माइनस R2। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करिए, 18,000 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 12 का क्यूब, ये आ जाता है 500। सो 18 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12,000, तो ये आ जाता है 500। तो 64 माइनस R2 अपॉन 500, ये आ गया किसका वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Q डैश। अब ये वैल्यू पुट करिए इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट R2 दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 64 माइनस R2 अपॉन 500। So this is R2 upon 120. R2 upon 120 this is equals to x plus 64 minus R2 upon 500. This is equation number 5. अब यहाँ से देखिए आप, from this equation number 2 can I write x is equals to R1 upon 120. तो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो R2 upon 120 this is equals to R1 upon 120 plus 64 minus R2 upon 500. सो यहाँ से आ जाएगा आपको R2 is equals to R1 plus 64 into 120 upon 500 minus R2 upon 500 into 120. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास R1 is equals to 1.24 R2 माइनस 15.36। एक इक्वेशन हो गई। दूसरा हमको पता है R1 2R1
इक्वेशन नंबर 1 के 2r1 प्लस r2 दिस इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से r1 की वैल्यू रख दीजिए 1.24, r2 माइनस 15.36 प्लस r2 दिस इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से 2.48 प्लस 1 3.48 r2 दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू 15.36। तो यहाँ से r2 आ जाएगा 27.22 किलो न्यूटन। What is R2? R2 is the force resisted by pontoon Q. Q pontoon ने कितना फोर्स रजिस्ट किया था? This was R2. तो कितना आ रहा है? 27.22। तो यही पूछा था ना हमसे। The middle portion is the origin. Then reaction at Q will be. तो reaction at Q will be 27.22. Correct answer is C. और सेकेंड वाले का क्या था? फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर 0.395. It is also C. ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल। इसमें आपका बायनेंसी का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आना चाहिए थे। तो आप कॉपी करना चाहें तो कर लीजिए। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करते हैं ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, आई होप कि सभी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आए होंगे। आप इन शॉर्ट ट्रिक्स को और अप्लाई कीजिए। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम कुछ और नए शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स देखेंगे टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ स्टैटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।